देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और हमने कहा कि रिवोल्यूशन के रीजन से एसेट्स अप हो सकती है, एसेट्स डाउन भी हो सकती है, लायबिलिटीज अप हो सकती है और लायबिलिटीज डाउन भी हो सकती है। एसेट्स अप होती है, डेबिट करती है, तो एंट्री को कंप्लीट करने के लिए क्रेडिट किसको करना होगा? रिवोल्यूशन। एसेट्स डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, तो यहाँ पर एंट्री को कंप्लीट करने के लिए डेबिट में क्या लाना होगा? रिवोल्यूशन। सेम रूल यहाँ पर ये है कि एसेट इंक्रीज हुई है, अब देखिए लायबिलिटीज जब इंक्रीज होती है तो डेबिट नहीं होती है, क्योंकि एसेट्स इंक्रीज करने पर, हाँ फैन ऑफ कर दिया, वो एयर की प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, मैंने कहा कि लायबिलिटीज अप होने पे डेबिट नहीं होगी, क्योंकि एसेट्स अप होने पे डेबिट होती है और लायबिलिटीज एसेट्स से रिवर्स होती है। इसका मतलब जब लायबिलिटीज अप होगी तो लायबिलिटीज कहाँ आएंगी? क्रेडिट साइड लाएंगे। तो एंट्री को कंप्लीट करने के लिए डेबिट साइड में क्या आएगा? यहाँ भी वही बात करेंगे, एसेट्स जब डिक्रीज हुई है, तो यहाँ एसेट्स जब इंक्रीज हुई थी हमने डेबिट किया था, अब एसेट्स क्या हुई है? डिक्रीज। तो हम ऐसे लायबिलिटीज को क्या करेंगे? यहाँ पर वापस लायबिलिटीज जब इंक्रीज हुई थी हमने क्या किया? सीआर। और अब लायबिलिटीज क्या हो रही है? डिक्रीज, तो क्या कर दिया? दिया। तो टू में क्या आएगा? टू रिवोल्यूशन। ये टॉपिक हम कल डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, और सबका रिप्लाई था कि से समझ में आ गया, बट मैंने रीजन बताया था इसके अलावा दो चार पांच बच्चे यहाँ पे, टोटल 5 बच्चे हैं जो क्लास ज्वाइन कर रहे हैं कल आज में, टोटल लाके कल आज में 5 बच्चे हैं और वो यही बैठे थे, उनमें से कुछ ताकि उनके भी समझ में आ जाए। तो आप भी ऑफलाइन क्लास अटेंड कर सकते हो जैसे बाकी बच्चे कर रहे हैं। अब कल एक टॉपिक और लिया था हमने, टॉपिक का नाम क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटेन प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट जो हमने स्टार्ट की थी वो क्या थी? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट एंड लॉस। रिटेन्ड प्रॉफिट्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रिटेन्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस? रिटेन्ड मींस क्या होता है? क्या कभी आपने रिटेन्ड प्रॉफिट सुना है? रखना, कलेक्टेड। रिटेन्ड क्या है? कलेक्टेड। कि एवरी ईयर बिजनेस को जो प्रॉफिट हुआ था उसको उन्होंने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कंप्लीटली नहीं किया, कुछ अमाउंट उन्होंने अपने पास रिटेन कर लिया, रोक लिया, ठीक है। अब जब न्यू पार्टनर किसी बिजनेस में आएगा तो उस रिटेन प्रॉफिट का क्या किया जाएगा? उस रिटेन प्रॉफिट का या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन। किसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा? ओल्ड पार्टनर में या फिर सभी में? ओनली ओल्ड पार्टनर में। रीजन क्या है? क्योंकि जो रिटेन प्रॉफिट था वो किसका था? ओल्ड पार्टनर का था। उस टाइम न्यू पार्टनर तो अवेलेबल था ही नहीं, तो प्रॉफिट भी किसका नहीं है? वो न्यू का नहीं है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब एंट्री क्या बताएगी? तो हम बात करते हैं रिटेन प्रॉफिट्स अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये एंट्री कैसे बनी उसको डिस्कस करते हैं। रिटेन प्रॉफिट लायबिलिटीज होती है, रिटेन प्रॉफिट क्या होता है? लायबिलिटीज होती है, कैपिटल भी लायबिलिटीज होती है। रिटेन प्रॉफिट को हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो रिजर्व सरप्लस ऑलवेज बिजनेस के लिए क्या होता है? लायबिलिटीज होता है। क्या होता है? लेकिन उस लायबिलिटीज को हम किसमें ट्रांसफर कर रहे हैं? पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। बट कौन से पार्टनर की कैपिटल में? यहां मेंशन करते हैं और पार्टनर की कैपिटल। अब रूल क्या था? लायबिलिटीज का रूल क्या था? लायबिलिटीज अप होगी तो क्या होगी?
क्रेडिट, और लायबिलिटीज डाउन होगी तो क्या होगी? तो जब मैंने रिटेन प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये अप हो गए डाउन हो गए? रिटेन प्रॉफिट्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये अप हो गए डाउन हो गए? डाउन हो गए। इसलिए क्या हो गया? लायबिलिटीज डाउन होती है तो क्या होती है? डेबिट होती है। इसलिए कैपिटल भी लायबिलिटीज होती है बिजनेस के लिए, लेकिन जब बिजनेस सरप्लस का अमाउंट पार्टनर्स की कैपिटल में हमने ट्रांसफर कर दिया, तो उनकी कैपिटल उतनी ही है या फिर अप हो गई? अप हो गई। बिजनेस लायबिलिटीज क्या हो गई? बढ़ गई। लायबिलिटीज अप होती है तो क्या करते हैं? सीआर। इस रीजन से ये एंट्री बनी है। क्या आपके समझ में आ गया? रिक्वायरमेंट बताइए सभी। ऑफलाइन वालों को समझ में आ गया, ऑनलाइन वाले बताइए किसी। क्या आपकी बात समझ में आ गई? कल मैं एक्सप्लेन कर चुका था। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही कोई जरूरी तो नहीं है कि बिजनेस में रिटर्न प्रॉफिट हो, लॉस भी हो सकता है। सपोज लास्ट ईयर कोई लॉस था बिफोर एडमिटिंग न्यू पार्टनर, तो क्या उस लॉस के लिए न्यू पार्टनर रेस्पॉन्सिबल है? उसके लिए न्यू पार्टनर रेस्पॉन्सिबल है? नहीं है। तो उसको भी हम क्या करेंगे? किसमें ट्रांसफर करेंगे? इस बार लॉस को जब उनकी कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, उनकी कैपिटल अप हो जाएगी या डाउन हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। लॉस से कैपिटल डाउन होती है, और जब कैपिटल डाउन होती है तो एंट्री किस तरह से बनाएंगे हम बात करते हैं। तो कैपिटल क्या हो जाएगी आपकी? डेबिट क्या हो जाएगी? मैंने कहा था कि रिटेन प्रॉफिट्स तो क्या होते हैं? लायबिलिटीज होते हैं, और लॉस है वो एसेट्स होते हैं। तो जो एसेट्स को हमने क्या किया? ट्रांसफर कर दिया, तो एसेट्स भी क्या होगी? डाउन हो गई। और एसेट्स जब डाउन होती है तो हम लोग क्या करते हैं? एसेट्स जब डाउन होती है तो क्या करते हैं? तो यहाँ क्या करेंगे? रिटेन लॉस। क्या करें? लॉस। इज दिस क्लियर? इस तरह से अपडेट होती है। फिर मैंने ये भी कहा था कि रिजर्व सरप्लस और रिटेन प्रॉफिट्स के एग्जांपल्स क्या क्या है। लाइक जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्क्स में कंपल्सरी रिजर्व। तो किसी भी पॉइंट के लास्ट में या तो आपको क्या नजर आए? रिजर्व, या लास्ट में क्या नजर आए? फंड। वो सब किसके एग्जांपल है? रिजर्व सरप्लस के कह दो या फिर रिटेन प्रॉफिट के कह दो, सारे उसके एग्जांपल है। इज दिस क्लियर? बाकी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हर क्वेश्चन में टॉपिक आएगा, तो और ज्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। ये पॉइंट 13 कांसेप्ट चल रहा है। यहाँ पे कांसेप्ट ये है कि एंट्री समझ में आनी चाहिए। एंट्री को तो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन से लिंक करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। अब हम एक तरह से इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, फिर हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। अब लास्ट टॉपिक क्या है? लास्ट टॉपिक क्या है? वैसे और मेन में लास्ट टॉपिक क्या है, उसका नाम लिखता हूं, उसको समझाता हूं। नाम उसका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये अपने क्वेश्चन की मेन हेडिंग है, और लॉकडाउन की वजह से सीबीएसई क्लास 12 के सिलेबस में इस चैप्टर में से इस टॉपिक को हटा दिया गया है। सीबीएसई में आरबीएसई की ओर से अभी कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हमें इसको पढ़ना है। ठीक है। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किस तरह से करते हैं, क्यों करते हैं, इसका रीजन हमें जानना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ capital. There are two types of adjustment of capital. First is basis of new partners capital. एक तो किस पे बेस्ड है? न्यू पार्टनर की कैपिटल पर बेस्ड एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। तो सेकंड क्या हुआ? जस्ट इसका रिवर्स। इसमें basis of old partners capital. There are two types of adjustment of capital. First is basis of new partners capital, and second is basis of old partners capital. अब होता क्या है, क्यों कैलकुलेट कैपिटल्स की बात करते हैं? सपोज
पहले से दो पार्टनर की कैपिटल थी 50,000 एंड 40,000, कितनी थी 50 और 40। सपोज ये ए है और ये बी है। सी न्यू पार्टनर एज ए न्यू पार्टनर एड होता है और हमने इसको कहा कि 1 लाख रुपीज एज ए कैपिटल लाओ। क्या सी एज ए कैपिटल 1 लाख रुपीज ले आएगा? वो क्या कहेगा कि आप दोनों की मिला के कैपिटल कितनी नहीं है, 1 लाख नहीं है तो मैं क्यों लाऊं? तो क्वेश्चन में कहा जाएगा कि जिस रेशियो में जिस तरह से हमने सी से ज्यादा कैपिटल मांगी है उसी तरह से इनको भी अपनी कैपिटल क्या करनी होगी, अब करनी होगी, बढ़ानी होगी। ये लैंग्वेज क्वेश्चन में ऑलवेज दी जाएगी और ये एडजस्टमेंट तभी हो सकता है जब न्यू पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन हो। फर्स्ट एडजस्टमेंट कब हम यूज कर सकते हैं? दो कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट, न्यू पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन हो। नेक्स्ट, आस्किंग भी कि ये एडजस्टमेंट करना है। न्यू पार्टनर की कैपिटल तो गिवन है तो एडजस्टमेंट के लिए नहीं कहा है तो हम भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। दिस इज क्लियर? कितनी बातें हैं? देयर आर 2 पॉइंट्स। फर्स्ट क्या है? कंडीशंस क्या है? ये जो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल हम एडजस्टमेंट करेंगे, इसके 2 पॉइंट्स होने चाहिए। फर्स्ट क्या है? न्यू पार्टनर की कैपिटल ऑलरेडी गिवन होनी चाहिए। एंड देन क्वेश्चन में इस मैटर के लिए आस्किंग भी होनी चाहिए कि आपको करना क्या है, आपको एडजस्टमेंट करना है। आस्किंग नहीं है और न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन है तो हम क्या नहीं करेंगे, एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो कौन सी है? एडजस्टमेंट के लिए किसी में आस्किंग होनी ही चाहिए। इट इज मस्ट टू आस्क अबाउट एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। इज दिस क्लियर? फॉर्मूला क्या है? बात लेके इसकी बात करते हैं। ये एडजस्टमेंट कब होता है? फर्स्ट चीज मैंने कहा था इसमें तो ऑलवेज आस्किंग होगी बट इसमें कभी भी आस्किंग नहीं होगी, तो उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसमें क्या होगा, आपको ये तो पता होगा कि न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है बट कंप्लीट क्वेश्चन में हम जब स्टडी करेंगे पढ़ेंगे तो उसका अमाउंट नहीं दिया होगा कि वो कितनी कैपिटल लेकर बिजनेस में पार्टनर बन रहा है। तो ये कब करना है? जब क्या पता हो, न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है तो पता है लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसकी कैपिटल कितनी है। इज दिस क्लियर? इसमें तो न्यू पार्टनर की कैपिटल होती है और इसमें कभी भी न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं होती। इज दिस क्लियर? कौन से एडजस्टमेंट की नीड हमें एनीवेयर होगी? इसकी। क्यों? जब भी क्वेश्चन में क्या नहीं दिया गया होगा, न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं दी गई होगी तो हम जानते हैं कि विदाउट कैपिटल हम किसी को भी पार्टनर, विदाउट कैपिटल हम किसी भी पर्सन को पार्टनर नहीं बना सकते हैं। इट मींस कैपिटल तो है बट हिडन है। कैपिटल तो है बट क्या है? हिडन है। तो इस एडजस्टमेंट के थ्रू उस न्यू पार्टनर की कैपिटल को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, आई मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या दोनों बातें समझ में आ गई सबकी? क्या दोनों बातें समझ में आ गई? आई रिपीट, ये कब करना है? न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन हो और एडजस्टमेंट के लिए भी इंफॉर्मेशन हो। ये कब करना है? जब न्यू पार्टनर की इंफॉर्मेशन तो है पर उसकी कैपिटल इतनी है इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? आगे समझ सकते? ओके, सब रिप्लाई कर बताइए। मेरा तो रिप्लाई आ गया, बाकी बताइए। आदित्य ठीक है, ओके। अभिषेक, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अब इनका फॉर्मूला क्या होता है? इजी फॉर्मूला है। जिसका बेस है उसकी कैपिटल को हमें ऊपर लिखना है। अब देखिए इसमें हम जो कैपिटल कैलकुलेट करेंगे वो किसकी होगी? फर्म की होगी। किसकी होगी? फर्म। व्हाट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट फर्म्स कैपिटल? किसके बेसिस पे करना है? इसलिए हम टॉप पे क्या करेंगे? न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अब नीचे क्या लिखेंगे? न्यू
पार्टनर्स शेयर। कैपिटल भी किसकी थी, तो शेयर भी किसका रहेगा, न्यू पार्टनर। याद रखना, जिसकी कैपिटल होगी शेयर भी किसका लेना है, उसी का लेना है। तो कैपिटल किसके ले रहे हैं, तो शेयर भी किसका लेंगे, और यहां लिखेंगे 1, कैश लेंगे 1, क्योंकि हम फर्म की टोटल कैपिटल क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। ये जो कैपिटल है वो तो इसकी स्टेट है ना, तो 1 के इक्वल कितनी कैपिटल होगी, हम इंक्लूड क्या करेंगे 1, और इससे हमें किसकी कैपिटल कैलकुलेट होगी, फर्म की। और फर्म्स कैपिटल will be divided in new ratio। कौन से रेशियो में, फर्म की जो कैपिटल है वो कौन से रेशियो में डिवाइड होगी, ठीक है, ऑलवेज। और न्यू रेशियो में डिवाइड करने से वो कैपिटल किसकी हो जाएगी, तीनों की हो जाएगी। सबको 2 पार्ट में और नया सी आ गया, तीनों की हो जाएगी। पहले से 3 है तो किसकी जाएगी 4। तो इस एडजस्टमेंट में सबसे पहले किसकी कैपिटल आती है, फर्म की आती है, किसकी आती है। और फिर हमें क्या करना है, सबकी न्यू कैपिटल डिसाइड करनी होती है इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं, उस फर्म की कैपिटल को कौन से रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, विल बी डिवाइडेड इन न्यू रेशियो। ये किस एडजस्टमेंट की बात हो चुकी है, फर्स्ट। इज इट क्लियर। अब इसमें क्या फॉर्मूला होगा, इसका देखिए किसके बेस पे कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर के बेस पे। जब यहाँ न्यू पार्टनर के बेस पे थी तो फॉर्मूला हमने यूज किया था, उसको ऊपर क्या लिखा था, तो यहाँ क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल, ये मैं नया यूज कर रही हूँ, क्योंकि नए पार्टनर की कैपिटल में तो कभी कोई एडजस्टमेंट होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो आया कब है, अभी आया। लेकिन ओल्ड पार्टनर की कैपिटल में ऑलवेज क्या होते हैं, एडजस्टमेंट होते हैं। एडजस्टमेंट का मींस क्या है, जो भी फर्म के पास रिजल्ट है, रील्स का प्रॉफिट्स है, वो सारे किसको दिए जाएंगे, पहले ओल्ड पार्टनर को दिए जाएंगे, तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी। और वो रिटर्न लॉस होगा तो कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ देखो तो हमने बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल लिखा है, बट एक्चुअली कैपिटल कौन सी होती है, एडजस्टेड कैपिटल होती है। तो यहाँ पे हमने ऊपर लिखा ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल, तो नीचे क्या लिखा, यहाँ क्या बताया, जिसकी कैपिटल लेंगे उसी के शेयर का हम नीचे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर। 1 सभी पार्टनर का होता है, और उस 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर हम लेस कर देंगे, किसका शेयर है, ओल्ड का। तो आएगा डायरेक्टली ओल्ड पार्टनर का शेयर नहीं लिखना है, क्या करना है, डायरेक्टली ओल्ड पार्टनर का शेयर नहीं लिखना है। पहले क्या करना है, 1 में से किसका लेस कर देना है, न्यू का। तो 1 में से जब न्यू का शेयर हम लेस कर देंगे तो किसका रहेगा, ओल्ड का जो रहेगा, कि जो न्यू पार्टनर है उसको तो उसका दे दिया। अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो किसका है, ओल्ड का। इस तरह की कैपिटल किसकी थी, ओल्ड पार्टनर की। शेयर किसका आ गया, ओल्ड का। कैसे आएगा ओल्ड पार्टनर का, 1 फर्म का है, यहाँ पे बात होती है 1 फर्म का है, तो फर्म में से किसका हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, किसका रहेगा। और इसमें किसकी कैपिटल कैलकुलेट करनी होती है, कैपिटल किसकी कैलकुलेट करनी होती है, क्योंकि मैंने कहा था इसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल कभी भी गिवन नहीं होती है। तो यहाँ तो फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करते थे, और यहाँ न्यू पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, इसलिए न्यू पार्टनर्स शेयर, क्या लिखेंगे, न्यू पार्टनर्स शेयर, ठीक है। इस टॉपिक के लिए कहते हैं कि सबसे ज्यादा टफ टॉपिक इस चैप्टर में यदि कोई है तो वो ये है, लेकिन ये भी टफ नहीं। आपको फॉर्मूला बताना चाहिए, कुछ भी नहीं, बुक में फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, मैंने बना के आपको समझाया, किसी भी बुक में ये फॉर्मूला नहीं है। आपको इजी समझ में आए इसलिए मैंने इनको बनाए हैं, ताकि आप आराम से कर सको, कभी कोई मिस्टेक ना हो, और आपकी स्पीड भी
इम्प्रूव हो जाएगा। क्या अब बताइए दोनों फॉर्मूलाज जो है आपके समझ में आ गए? जल्दी से रिप्लाई करके बताइए दोनों फॉर्मूलाज आपके समझ में आ गए? जब इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। ओके, आप लोग समझ आ जाए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और आप लोग घर जाकर लाइन को देखोगे। वैसे भी है प्लस ऑनलाइन वीडियो देखने का अवसर है आपके ग्रुप में, आपको सेंड कर दिया जाएगा रिकॉर्डिंग। उस रिकॉर्डिंग आप देख लोगे कि नोट तो पता है, यहाँ दोनों आप साथ में सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब हम इस चैप्टर को प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं, जिससे क्या होगा, जो भी आपके माइंड में रिलेशन प्रॉब्लम थी वो भी क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 1, सभी एग्जाम्पल नंबर 1 अपनी बुक में निकाल लीजिए, पेज नंबर बताता हूँ। अब इसमें एक टॉपिक और बाकी है मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन का, और उसको कुछ प्रैक्टिस होने के बाद पढ़ेंगे। जब तक आप रिवॉल्यूशन की प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मेमोरेंडम का कंसेप्ट आपके अच्छा समझ में नहीं आएगा। तो पढ़ना तो है बट कुछ प्रैक्टिस के बाद। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। इंग्लिश मीडियम की बुक में पेज नंबर 46 पे है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की बुक में पेज नंबर 46 पे है। हिंदी मीडियम की बुक में एक दो पेज आगे पीछे हो सकता है, बट एग्जाम्पल नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2। इन दिस क्वेश्चन प्रिपेयर रिवॉल्यूशन काउंट। इंफॉर्मेशन क्या दिया मैंने लास्ट में, जहां क्वेश्चन एंड हो रहा है हमें सबसे पहले यही चेकआउट करना है कि एक्चुअली क्वेश्चन में आस्किंग क्या है, पूछना क्या गया है। तो क्या आस्किंग है, रिवॉल्यूशन अकाउंट, ओनली रिवॉल्यूशन काउंट की बात की जा रही है। तो हम बनाते हैं रिवॉल्यूशन काउंट का फॉर्मेट। रिवॉल्यूशन अकाउंट, अकाउंट का फॉर्मूला एज यूजुअल वैसे ही होगा जैसे पहले बनाया करते थे। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ये पूरा क्वेश्चन आपको सोल्व कराना होगा ताकि आपको अच्छी से समझ में आ जाए। देखिए, लेकिन रिवर्सल अकाउंट को क्लियर करने से पहले मैं आपको कल के जो एक ट्रिक था वो रिवाइज कराना चाहता हूँ। एंट्री के थ्रू बना लोगे कि एसेट्स बढ़ने में क्या होता है, लायबिलिटीज बढ़ने में क्या होता है, बट एग्जाम में एंट्री पहले सोचोगे फिर आप एंट्री पास करोगे, टाइम ज्यादा लगेगा। तो हमारे रूल्स भी ब्रेक ना हो और हम कैसे स्पीडली करें, एक छोटा सा ट्रिक बताया था। और ट्रिक में मैंने क्या बताया कि सीआर सेट का मतलब क्या है, कैसे आपके लिए ए प्लस, और डीआर सेट का मतलब क्या आपके लिए एल प्लस। अभी ए प्लस एल प्लस क्या था तो समझिए, मैंने समझाया था ए फॉर एसेट्स प्लस होगी तो ऑलवेज कहां लिखना है, सीआर सेट। एसेट्स जब आपने रिवॉल्यूशन किया और एसेट्स क्या हो रही है, बढ़ रही है, ऑलवेज कहां लिखना है, एसेट्स प्लस हो रही है, ऑलवेज कहां लिखना है, सीआर सेट में फाइल लिखना है। और लायबिलिटीज प्लस हो रही है तो कहां लिखना है, कहां लिखना है, डीआर सेट। लेकिन मान लो एसेट्स प्लस हुई नहीं, माइनस हो गई, तो कहां लिखना, इधर। लायबिलिटीज प्लस नहीं हुई, माइनस हो गई, कहां लिखना। तो इससे क्या होगा, आपको एसेट बढ़ने पे क्या होगा, डीआर सीआर का करना ही नहीं है, सीधा क्या बड़ी इधर कम हो गई, इतना सा दिमाग में रखना है। इससे क्या होगा, रिवॉल्यूशन काउंट आपका विद इन 2 मिनट कंप्लीट हो जाएगा। एंट्री बाय एंट्री हम सोच के बनाएंगे तो 10 मिनट ले जाएगा। आंसर तो सेम होगा, दोनों कंडीशन में हम जो जहां लिखते वही आएगा, टाइम तो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक किससे बनती है, रूल्स से बनती है। किससे बनती है, इससे पहले में क्या समझे, रूल्स, और इसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रिक। अब ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि
किस तरह से इस ट्रिक से हम लोग रिवोल्यूशन काउंटर बना रहे हैं। साथ में मैं आपको एंट्रीज भी समझाऊंगा, उनके थ्रू भी देखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, सी शेयर बिन 10,000 शेयर ऑफ प्रीमियम एंड 50,000 एज हिज कैपिटल। सी जो है एज ए गुडविल कितना ला रहा है 10,000, एज ए कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो क्या ये रिवोल्यूशन हो रहा है? ये रिवोल्यूशन नहीं हो रहा। ये इफेक्ट कौन सा है? कैश इफेक्ट। वो गुडविल का अमाउंट ला रहा है और कैपिटल का अमाउंट ला रहा है। तो गुडविल और कैपिटल कभी किसका पार्ट नहीं होते, रिवोल्यूशन का पार्ट नहीं होते। रिवोल्यूशन उनका करते हैं जो पहले से हमारे पास अवेलेबल थी। रिवोल्यूशन कितना करते हैं? जो एसेट्स और लायबिलिटीज पहले से हमारे पास अवेलेबल थी उनका करते हैं। न्यू पार्टनर की कैपिटल क्या पहले से अवेलेबल थी? क्या न्यू पार्टनर की गुडविल पहले से अवेलेबल थी? तो रिवोल्यूशन कहां से करेंगे? रिवोल नहीं करते, कोई बात नहीं। नेक्स्ट ए लायबिलिटीज ऑफ ₹4,000 भागेश या तो क्या है? तो देखिए ए लायबिलिटीज ऑफ ₹4,000 included in credit was not likely to arise। यहाँ ये कह रहा है कि लायबिलिटीज थी कितने की? 4,000 की। किस में इंक्लूड थी? क्रेडिटर में इंक्लूड थी, बट फ्यूचर में अरेज नहीं हुई। आई मीन को पेमेंट करना। तो बताओ क्रेडिटर अप हो रहे हैं या डाउन हो रहे हैं? रिप्लाई करके बताइए, क्रेडिटर अप हो रहे हैं या डाउन हो रहे हैं? एक लायबिलिटीज जो क्रेडिटर में इंक्लूड थी फ्यूचर में अराइज नहीं होगी, पे नहीं करना होगा। तो लायबिलिटीज अप हो रही है या डाउन हो रही है? जल्दी से बताइए। अभिषेक अब कैसे हो सकती है? सोचो एक बार। $4,000 की लायबिलिटीज थी। मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कि अपनी बुक में जो क्रेडिटर है वो कितने के हैं? 30,000 के। अब 4,000 की लायबिलिटीज इसमें इंक्लूड थी, उनको पे नहीं करना है। इसका मतलब फ्यूचर में आपकी लायबिलिटीज कितनी होगी? 26 होगी ना। प्रेजेंट में कितनी है? प्रेजेंट में कितनी है? 30। और वो कह रहा है कि 4,000 की जो लायबिलिटीज है नॉट लाइकली टू पे। तो अब फ्यूचर में लायबिलिटीज कितनी हो जाएगी? 26। तो लायबिलिटीज अप हो रही है डाउन हो रही है? अब बताइए आप, लायबिलिटीज अप हो रही है या डाउन हो रही है? अब आपका रिप्लाई कीजिए सभी। डाउन। लायबिलिटीज डाउन होगी तो इधर लिखना है या इधर लिखना है? अकॉर्डिंग टू ट्रिक बताइए, लायबिलिटीज डाउन हो गई तो सीआर साइड में लिखना है या डीआर साइड में लिखना है? जल्दी बताइए। सीआर साइड। वेरी गुड। बाय कितना अमाउंट? जितने से, हाँ इसमें चेंजिंग वैल्यू आती है। कौन सी वैल्यू आती है? चेंजिंग वैल्यू। and I want to tell you something. There are two values. First is book value. Second is present value. First क्या है? book value. Second क्या है? book value कौन सी होती है और present value कौन सी होती है? जो बैलेंस शीट हमें गिवन होती है, क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन होती है और उसमें जो वैल्यू होती है उसको तो ऑलवेज हम बुक वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? आई रिपीट, आपकी बैलेंस शीट में जो ऑलरेडी वैल्यू गिवन होती है वो वैल्यू कौन सी होती है? और एडिशनल इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में नीचे होती है उसमें किसकी इंफॉर्मेशन दी होती है? प्रेजेंट वैल्यू की। अप एंड डाउन होने के बाद जो वैल्यू होनी है या फ्यूचर में आफ्टर एडिटिंग न्यू पार्टनर कितनी एसेट लायबिलिटीज होगी, कौन सी वैल्यू होती है? और रिवर्सल अकाउंट में इन दोनों का डिफरेंस है। रिवर्सल अकाउंट में किसका डिफरेंस आता है? बुक वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का डिफरेंस। जैसे अभी क्वेश्चन की बात कर रहे थे तो उसमें बुक वैल्यू कितनी थी? 30,000। आप देखिए बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिट कितने हैं? 30,000। और कितने की को कितने से रिड्यूस कर रहा है लायबिलिटीज को? तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी? और मैंने क्या कहा था, रिवर्सल अकाउंट में बुक वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का डिफरेंस लिखते हैं। अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू डाउन हुई, अप हुई।
डाउन हो गई, लाइबिलिटीज आपकी कम हो गई, और लाइबिलिटीज जब कम होती है तो किधर आता है, इधर आता है। इज दिस क्लियर? एनी डाउट्स? आपको समझ आ गया? आपको समझ आ गया? इधर सबके समझ में आ गया? इधर सबके समझ में आ गया? क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि रिवर्सल अकाउंट में क्या मेंशन किया जाता है, डिफरेंस ऑफ बुक वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में इन्वेस्टमेंट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट 15,000, इट मींस कौन सी वैल्यू हुई, प्रेजेंट वैल्यू। कौन सी वैल्यू हुई, प्रेजेंट वैल्यू 15,000 बता रहा है। बुक वैल्यू कहाँ मिलेगी हम लोगों को, बुक वैल्यू मिलेगी बैलेंस शीट में, और वहां जाकर पता लगाइए कि बुक वैल्यू कितनी है। अब आप चेक कर लीजिए कि अप हो रही है या डाउन हो रही है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अप हो रही है या डाउन हो रही है। पहले कितनी थी, बट अब प्रेजेंट में कितना बता रहे हैं, एसेट्स की वैल्यू जब अप हो जाती है, आई मीन 1 प्लस हो गई, इधर आएगी ए प्लस, ए फॉर एसेट्स, एसेट्स प्लस होती है किधर आती है, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, बाय, कितना अमाउंट आएगा, 3,000। इज दिस क्लियर? और इसको एंट्री के थ्रू भी समझते हैं, जैसे इसको एंट्री के थ्रू भी समझते हैं। एसेट्स बढ़ने में क्या होती है, एंट्री के थ्रू बात करें, डीआर होती है, तो मैं क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर, वो 2 में क्या लिखते हैं, इसके लेटर पोस्टिंग करके बताइए किधर आएगा, लेटर पोस्टिंग करके बताइए किधर आएगा, आपकी लेटर पोस्टिंग करना इजी है। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, ये जो अकाउंट सीआर में डीआर में एंट्री में, तो ये भी कहां जाएगा, शेयर साइड में जाएगा, कहां जाएगा, शेयर साइड में जाएगा, जिधर अकाउंट है उसी साइड में उसकी एंट्री भी चली जाएगी। आई बात समझ में? अभी और पढ़ेंगे उसमें क्या जाएगा। इस एंट्री में इन्वेस्टमेंट अकाउंट रिलेट टू रिवर्सल बनाना, तो रिवर्सल अकाउंट बना रहे हो कहां है, तो का मतलब सीआर में है, तो का मतलब क्या होता है, तो ये भी कहां जाएगा, सीआर साइड में जाएगा। और ऐसे होता कि रिवर्सल अकाउंट डीआर टू एसेट्स, तो इस बार रिवर्सल कहां है, डीआर में ना, इसको भी कहां लेके जाएगा वो, डीआर साइड में, कौन साइड में, डीआर साइड में, इलेक्ट्रिक था की। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा, अपने पास 4 मिनट रिमेनिंग है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, क्रिएट क्लोथिंग फॉर डेटर्स 5% एंड क्लोथिंग फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%। हमारे पास बेटर के लिए प्रोविजन दी है और हमारे पास डिस्काउंट के लिए भी प्रोविजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोविजन अपने लिए एसेट्स होता है या लायबिलिटीज। हमें सबसे पहले ये जानना है कि जो प्रोविजन है ये एसेट्स है या लायबिलिटीज है, बताइए। 11th में इसका काफी डिटेल से टॉपिक था इन फाइनल अकाउंट। प्रोविजन अपने लिए एसेट्स है लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज। वेरी गुड। बट यही प्रोविजन यदि आपको, चलो इसके बाद आगे करेंगे। प्रोविजन ऑलवेज क्या होती है, लायबिलिटीज होती है, याद रखना। प्रोविजन क्या होता है, लायबिलिटीज होती है, याद रखना, ठीक है। तो क्या पहले से हमारे पास प्रोविजन की कोई बुक वैल्यू थी क्या, प्रोविजन फॉर बैड डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, डॉक्टर इसी आ गया, मैंने शॉर्ट में लिख दिया प्रोविजन फॉर डॉक्टर और बैड डेट इसमें आ गया, और डिस्काउंट डिस्काउंट का इसमें आ गया। तो ये बताइए क्या हमारे पास पहले से प्रोविजंस की कोई बुक वैल्यू है क्या, कि बुक वैल्यू होगी तो कहां मिलेगी, बैलेंस शीट में मिलेगी। आप देख के बताइए क्या प्रोविजंस की हमारे पास कोई बुक वैल्यू है क्या, हमारी बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर क्रेडिट्स आई मीन डाउटफुल क्रेडिट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स गिवन है या नहीं है, नहीं है। इसका मतलब पहले हमारे पास क्या बुक वैल्यू है ही नहीं,
बट इनकी कौन सी वैल्यू मिल रही है? तो बुक वैल्यू कुछ नहीं दी, यानी 0 मान लो, और प्रेजेंट वैल्यू की इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो प्रोविजन अप होंगे या डाउन होंगे? अप होंगे। पहले थे ना, अब है, पहले नहीं थे, अब है, इसका मतलब प्रोविजन अप हो रही है। और प्रोविजन क्या होता है? नेगेटिव। बताओ किस तरफ है? बट हाउ मच अमाउंट? अब मैट्रिक है हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट हो या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हो, ये ऑलवेज डेटर पे बनाते हैं। किसको बनाते हैं? तो इसके लिए डेटर का अमाउंट चेक करना पड़ेगा। हाउ मच अमाउंट ऑफ डेटर? 40। कितना अमाउंट है? 40,000 हमें डेटर का अमाउंट गिवन है। अब सेकंड मैटर कि इन दोनों में से कौन सा प्रोविजन पहले प्रिपेयर करते हैं? पहले बैड डेट का होता है या पहले डिस्काउंट का होता है? ऑलवेज पहले बैड डेट का होता है। तो बैड डेट कितना परसेंट गिवन है? 5%। तो बी बी डी 5%, इसका कितना होगा? पहले प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं था, अब 2000 से प्रोविजन फॉर बैड डेट है, इस प्रोविजन अब हो गया। तो कितना लिखिए? 2 प्रोविजन फॉर पी बी डी। पी बी डी डी भी कर सकते हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट भी कर सकते हैं, और शॉर्ट में पी बी डी भी कर सकते हैं। कितना अमाउंट आ जाएगा? 2000। कितना अमाउंट रहेगा? अब याद रखना, लिसन प्रॉपर्ली, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है वो बैड डेट को लेस करने के बाद के अमाउंट पे हम लोग बनाते हैं। ऑलवेज रखना, जनरली हम डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट किनको देंगे? क्या जिन्होंने पैसा नहीं दिया, जिनका बैड डेट हो गया है, क्या उनको कभी डिस्काउंट देते हो क्या? कि भैया पैसे तो नहीं दे रहे हो, रुपये पैसे कोई बात नहीं, डिस्काउंट तो ले जाओ। क्या ऐसा कोई करता है क्या? कोई नहीं करता। इसका मतलब बैड डेट होने के बाद जो अमाउंट आएगा उनको हम डिस्काउंट देते हैं, और इसलिए देते हैं ताकि वो पैसा की नहीं डूब जाए। इसको डूबने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? इसका कितना परसेंट है? डिस्काउंट का जो प्रोविजन बनेगा वो कितना परसेंट है? 2%। ये कितना था? इसका 2%